नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम झारखंड जीके का कंप्लीट 500 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी जितना भी हैं, जिनका पेपर 19 जुलाई 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों में निर्धारित किया गया है, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन को अवश्य अंत तक देखिएगा और इस सेशन के माध्यम से आपको इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट 500 प्रश्नों को आज के सेशन में कवर करेंगे। प्रश्न संख्या 3001 से लेकर प्रश्न संख्या 3500 के बीच में आज के सेशन में कवर करेंगे। सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीवाईक्यू के आधार पर जितने प्रश्न झारखंड जीके के बन सकते हैं वो कंप्लीट इस सीरीज़ के माध्यम से कवर किया जा रहा है। और आप सभी को पता है कि झारखंड जीके का आप सभी को प्रश्न जो है 50 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से इस सीरीज़ के माध्यम से हम कंप्लीट 5000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 3001 से 3500 के बीच में कवर करेंगे और एग्ज़ाम में जो है आपको मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन इस सीरीज़ के माध्यम से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3001 है कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3003 है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का देशांतर विस्तार कितना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड का देशांतर विस्तार कितना है। झारखंड का जो देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 22 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व देशांतर है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। झारखंड का जो मानक समय है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का अधिकांश भाग किस पठार पर स्थित है। झारखंड का जो अधिकांश भाग है ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक विस्तार झारखंड के किस भाग में है। छोटा नागपुर पठार के जो सर्वाधिक विस्तार है ये झारखंड के मध्य भाग में है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ऊंची पठार भाग कौन सा है। झारखंड का जो सर्वाधिक ऊंचा पठार भाग जो है ये पाट प्रदेश है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा पठारी भाग है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पाट प्रदेश मुख्यतः झारखंड के किन जिलों में विस्तृत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाट प्रदेश मुख्यतः जो है झारखंड के किन जिलों में विस्तृत है। तो ये लातेहार और गुमला जिले में जो है ये पाट प्रदेश मुख्यतः जो है झारखंड के जिलों में विस्तृत है, लातेहार और गुमला जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। झारखंड की जो सर्वोच्च चोटी है यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 1365 मीटर है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पर्वत। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पारसनाथ पर्वत जो है किस जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पर्वत जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1365 मीटर है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पारसनाथ पर्वत जो है ये जैन धर्म का जो है एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि लातेहार जिले में स्थित है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3016 की ओर और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात जो है झारखंड के प्रसिद्ध दसम जलप्रपात ये कांची नदी पर स्थित है, दसम जलप्रपात। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा जा चुका है
जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात जो है झारखंड में, ये गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से गौतम धारा। अगला प्रश्न है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोन्हा जलप्रपात जो है ये रारू नदी पर स्थित है, रारू नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हिरनी जलप्रपात जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, हिरनी जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है ये दामोदर नदी है, और सबसे दूषित नदी भी जो है ये दामोदर नदी है, सबसे दूषित नदी झारखंड की। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है खामरपाट पहाड़ी है, खामरपाट पहाड़ी दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम नगड़ी रांची से होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है ये रांची पठार है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल नदी की किस नदी की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन नदी के मुख्य तौर पर सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न है कि बराकर नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर नदी जो है ये दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि अजय नदी झारखंड के किस भाग से होकर बहती है? अजय नदी जो है झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग से होकर मुख्य तौर पर अजय नदी बहती है। अगला प्रश्न है कि म्यूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है? म्यूराक्षी नदी का उद्गम जो है त्रिकुट पहाड़ी है, झारखंड में जो म्यूराक्षी नदी का उद्गम है ये त्रिकुट पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि संघ नदी का उद्गम किस जिले में? संघ नदी का उद्गम जो है ये गुमला जिले में संघ नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न है कि संघ नदी और दक्षिणी कोयल के संगम से कौन सी नदी बनती है? संघ नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संगम से जो है ब्राह्मणी नदी बनती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3031 है कि झारखंड की सर्वाधिक सिंचाई किस नदी घाटी से होता है? झारखंड के जो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो है सिंचाई जो होती है ये दामोदर घाटी नदी से मुख्य तौर पर होता है। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना है सन 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर बना है? आप सभी को पता है कि तिलैया बांध जो है झारखंड में बराकर नदी पर बना है, तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बना है। अगला प्रश्न है कि मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? मैथन बांध जो है झारखंड के बराकर नदी पर मैथन बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध जो है झारखंड के दामोदर नदी पर पंचेत बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? कोनार बांध जो है झारखंड के कोनार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेनू घाट बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेनू घाट बांध किस नदी पर बना है? तेनू घाट बांध जो है मुख्य तौर पर दामोदर नदी पर तेनू घाट बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि झारखंड में कर्क रेखा जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? कुल 6 जिलों से होकर गुजरती है झारखंड में कर्क रेखा। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से प्रवेश करती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा जो है झारखंड में 6 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? झारखंड के किस जिले से प्रवेश करती है कर्क रेखा? गढ़वा जिले से झारखंड के कर्क रेखा जो है झारखंड के गढ़वा जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा कौन सा माना जाता है? झारखंड का जो सर्वाधिक गर्म जिला है इसे, ये क्वेश्चन में थोड़ा डॉट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है ये नेतरहाट है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि नेतरहाट किस जिले में स्थित है? नेतरहाट जो है झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? झारखंड में जो सर्वाधिक वर्षा जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम जिले में ही सर्वाधिक वन है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वर्षा जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में होती है, लेकिन न्यूनतम वर्षा जो है झारखंड के पलामू जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छित जिला कौन सा है? झारखंड का जो सर्वाधिक सबसे अधिक जो है वनाच्छित जिला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3047 है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? झारखंड का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में है।
और पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और वन क्षेत्र भी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न कि झारखंड में साल वृक्ष का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? साल वृक्ष का जो सर्वाधिक विस्तार है ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति का प्रमुख प्रकार क्या है? झारखंड के प्राकृतिक वनस्पति का जो प्रमुख प्रकार है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन जो है ये झारखंड का प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रमुख प्रकार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से क्या कहा जाता है? झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से रत्नगर्भा भूमि के नाम से भी दृष्टि से कहा जाता है। रत्नगर्भा भूमि प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर रत्नगर्भा भूमि कहा जाता है मुख्य तौर पर झारखंड को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3051 है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? झारखंड का जो सबसे छोटा जिला जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है रामगढ़ जिला है, जो कि झारखंड का सबसे छोटा जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है झारखंड में लोहरदगा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला धनत्व वाला जिला कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या धनत्व वाला जिला जो है झारखंड में ये धनबाद जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड का जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये सिमडेगा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है ये धनबाद जिला है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? झारखंड का जो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है ये रांची जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ये पाकुड़ जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? बॉक्साइट का जो सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक भंडार जो है ये झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में पाया जाता है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में यूरेनियम का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? यूरेनियम का जो प्रमुख खनन क्षेत्र है ये जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा जो यूरेनियम भंडार के लिए जो है यूरेनियम खनन के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तांबे का जो प्रमुख खनन क्षेत्र है ये घाटशिला क्षेत्र है, जो कि झारखंड में तांबे का प्रमुख खनन क्षेत्र है, घाटशिला क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि घाटशिला किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घाटशिला जो है किस नदी के किनारे स्थित है? घाटशिला जो है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3066 है कि झारखंड में अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में जो अभ्रक यानी माइका का प्रमुख क्षेत्र जो है ये कोडरमा जिला है। कोडरमा क्षेत्र जो है झारखंड में माइका का उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादन में जो है सबसे अधिक है झारखंड में अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि कोडरमा को किस नाम से जाना जाता है? कोडरमा को अभ्रक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? झारखंड में जो कोयले का सर्वाधिक उत्पादन है ये झारखंड के धनबाद के झरिया से कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड के धनबाद जिले में जो है कोयला झरिया क्षेत्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये झरिया कोलफील्ड है, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बोकारो कोयला क्षेत्र जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र मुख्यतः किस जिलों में फैला हुआ है? उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र जो है मुख्यतः ये हजारीबाग और रामगढ़ के जिलों में फैला हुआ है। उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र हजारी और रामगढ़ के जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? दक्षिणी
करणपुरा कोयला क्षेत्र जो है ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लौह अयस्क का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में नोवा मुंडी है, जो कि झारखंड में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है नोवा मुंडी। अगला प्रश्न कि नोवा मुंडी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोवा मुंडी जो है किस जिले में स्थित है? नोवा मुंडी जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोवा मुंडी स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुआ लौह अयस्क खदान किस जिले में स्थित है? गुआ लौह अयस्क खदान जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुआ लौह अयस्क खदान स्थित है। अगला प्रश्न है कि किरुबुरु खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मुख्य तौर पर किरुबुरु खदान जो है झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मेघातुबुरु क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? मेघातुबुरु क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर झारखंड में लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सोने का भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सोने का भंडार जो है झारखंड में ये परासी क्षेत्र में मुख्य तौर पर सोने के भंडार पाए जाते हैं, परासी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चूना पत्थर का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चूना पत्थर का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में ये पलामू क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? डोलोमाइट का जो प्रमुख उत्पादक जिला है जो है झारखंड में पलामू जिला है। और प्रमुख चूना पत्थर का जो उत्पादन जिला है, ये प्रमुख चूना पत्थर का जो प्रमुख क्षेत्र है ये पलामू जिला है। और डोलोमाइट का जो प्रमुख उत्पादक जिला है ये भी पलामू जिला है। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3082 है कि झारखंड का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख विद्युत ताप केंद्र जो है ये पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है, पतरातू ताप विद्युत स्टेशन। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो प्रमुख विद्युत केंद्र है ये पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है। और पतरातू ताप विद्युत स्टेशन जो है ये झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तेनूघाट ताप विद्युत परियोजना जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख इस्पात नगर कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख इस्पात नगर जो है ये जमशेदपुर है। और जमशेदपुर शहर को जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर की स्थापना किस उद्योगपति ने की थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर की स्थापना जो है ये जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम निजी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो प्रथम यानी कि प्राइवेट निजी इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में जमशेदपुर शहर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है ये सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के द्वारा किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ये सोवियत संघ के यानी कि रूस के द्वारा जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना उसके सहयोग से, रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी जो है ये उर्वरक उद्योग के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंदरी किस जिले में स्थित है? सिंदरी जो है झारखंड के बोकारो जिले में धनबाद जिले में सिंदरी जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि मैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में गुमला जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दलमा अभ्यारण्य मुख्यतः किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलमा अभ्यारण्य जो है मुख्यतः जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है, दलमा अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि लावा लौंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? लावा लौंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो झारखंड के चतरा जिले में लावा लौंग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो प्रथम टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? झारखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व है, जो कि झारखंड का प्रथम टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है?
पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान का भाग है, पलामू टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3101 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खनन एवं उद्योग है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड भारत के कुल खनिज उत्पादक में लगभग कितना योगदान देता है? झारखंड जो भारत के कुल खनिज उत्पादन में लगभग जो है 40% का योगदान देता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड को भारत का कौन सा रूर कहा जाता है? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड में कोकिंग कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है ये झरिया में है। अब झरिया जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गैर कोकिंग कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में गैर कोकिंग कोयले का जो प्रमुख क्षेत्र है ये उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? झारखंड में मैंगनीज का जो प्रमुख उत्पादक जिला है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला है। मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? ग्रेफाइट का जो प्रमुख उत्पादक जिला है झारखंड में ये पलामू जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाइराइट खनिज का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पाइराइट खनिज का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में ये अमझोर क्षेत्र है, जो कि पाइराइट खनिज का प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि अमझोर खनिज क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? अमझोर खनिज क्षेत्र जो झारखंड में गढ़वा जिले में अमझोर खनिज क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चीनी मिट्टी कोवालिन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चीनी मिट्टी का जो प्रमुख क्षेत्र है राजमहल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झारखंड में फायर क्ले का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ये धनबाद क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिलिका बालू का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सिलिका बालू का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में साहिबगंज क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? झारखंड की जो पहली औद्योगिक नीति जो है सन 2001 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई? झारखंड की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो है सन 2021 में लागू हुई थी। नई औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक औद्योगिक विकास किस जिले में हुआ है? झारखंड में सबसे अधिक औद्योगिक विकास जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में हुआ है। औद्योगिक विकास सबसे अधिक औद्योगिक विकास जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में मुख्य तौर पर हुआ है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3116 की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो झारखंड में सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस नगर के निकट स्थित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है झारखंड में जमशेदपुर शहर के निकट जमशेदपुर क्षेत्र के नगर के निकट स्थित है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील सिटी किस नदी के किनारे स्थित है? बोकारो स्टील सिटी जो है झारखंड में दामोदर नदी के निकट स्थित है, किनारे जो है स्थित है बोकारो स्टील सिटी दामोदर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र कौन सा है? झारखंड का जो प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र है ये जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रेलवे इंजन निर्माण से संबंधित प्रमुख इकाई कहाँ स्थित है? रेलवे इंजन निर्माण से संबंधित जो है प्रमुख इकाई जो है झारखंड में मधुपुर में है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सीमेंट उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सीमेंट उद्योग का जो झारखंड में प्रमुख क्षेत्र है ये चाईबासा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि चाईबासा मुख्यतः जो है किस खनिज संसाधन के कारण सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चाईबासा जो है झारखंड में चूना पत्थर के लिए चाईबासा जो है ये मुख्य तौर पर खनिज संसाधन के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग खनिज के लिए जो है मुख्य तौर पर चूना पत्थर चाईबासा जो है मुख्यतः प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? रेशम उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है झारखंड में दुमका है, जो कि रेशम उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है कि तसर रेशम उत्पादन
में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का जो भारत में स्थान है ये प्रथम स्थान है तसर रेशम उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है ये लाख है। अगला प्रश्न है कि भारत में लाख उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? लाख उत्पादन में झारखंड का जो भारत में स्थान है ये प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में लाख अनुसंधान संस्थान जो है ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बागवानी मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बागवानी मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है झारखंड में फल एवं सब्जी उत्पादन बढ़ाना, ये बागवानी मिशन का प्रमुख उद्देश्य है, फल एवं सब्जी का उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक धान उत्पादन किस जिले में होता है? झारखंड में जो सबसे अधिक धान उत्पादन जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में होता है। सबसे अधिक धान का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह जिले में होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? मक्का उत्पादन का जो प्रमुख जिला है झारखंड में पलामू जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला जो है झारखंड में गढ़वा जिला है, दलहन उत्पादन के लिए। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3132 है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत जो है लगभग कितना है? कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है लगभग 38% है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? सिंचित भूमि का जो प्रतिशत है लगभग 12% है, जो कि सिंचित भूमि का लगभग प्रतिशत है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड राज्य कृषि नीति का जो मुख्य उद्देश्य है ये किसानों की आय को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो है झारखंड के कृषि सहायता से संबंधित है। झारखंड में मुख्य तौर पर कृषि सहायता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिरसा हरित ग्राम योजना का संबंध किससे है? बिरसा हरित ग्राम योजना का जो संबंध है बागवानी एवं वृक्षारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का जो उद्देश्य है जल को संरक्षण करना। अगला प्रश्न है कि फूलों और झानों आशीर्वाद अभियान किससे संबंधित है? फूलों और झानों आशीर्वाद अभियान जो है झारखंड में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सर्वजन पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी? सर्वजन पेंशन योजना जो झारखंड में सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्य तौर पर शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो उद्देश्य है ये स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्रामीण विकास का प्रमुख विभाग कौन सा है? झारखंड में ग्रामीण विकास का जो प्रमुख विभाग है ये ग्रामीण विकास विभाग है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वर्ण सहायता समूह को प्रोत्साहन के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? झारखंड में स्वर्ण सहायता समूह के प्रोत्साहन के लिए जो है ये JSLPS एक संस्था है जो कि झारखंड में कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि JSLPS का जो पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ JSLPS। JSLPS का जो पूर्ण रूप है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ये JSLPS का पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पर्यटन विकास का प्रमुख निकाय कौन सा है? झारखंड में पर्यटन विकास का प्रमुख निकाय जो है झारखंड पर्यटन विकास निगम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला प्रमुख क्षेत्र जो है नेतरहाट क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति का स्रोत क्या है? राजस्व प्राप्ति का जो झारखंड में सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति का स्रोत है ये खनिज क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार किस दिशा में बढ़ रहा है? झारखंड में अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगातार जो है वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में जो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है लगातार वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो ये प्रश्न भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3148 है कि झारखंड का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा है? यानी कि एक्सपोर्टिंग जो है झारखंड में होता है, प्रमुख निर्यात उत्पाद जो है ये खनिज एवं धातु उत्पाद है जो कि झारखंड का प्रमुख निर्यात उत्पादक है, एक्सपोर्ट किया जाता है झारखंड से। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी नीति लागू की गई?
स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने हेतु जो है झारखंड में स्टार्टअप नीति को लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की औद्योगिक प्रगति का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? औद्योगिक प्रगति का जो प्रमुख आधार जो झारखंड में खनिज संपदा को औद्योगिक प्रगति का एक प्रमुख आधार माना जाता है, खनिज संपदा को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड में झार खनिज संपदा से झारखंड जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3151 है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3051 है, 3151। ये झारखंड राज्य का उत्सव कौन सा है? झारखंड राज्य का उत्सव जो है सरहुल है। और सरहुल जो है मुख्य तौर पर झारखंड राज्य का उत्सव है माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व मुख्यतः प्रकृति के किस तत्व की पूजा से संबंधित है? सरहुल पर्व जो है मुख्यतः साल वृक्ष से संबंधित है सरहुल पर्व। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरहुल पर्व जो है ये किस माह में मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरना धर्मावलंबियों का प्रमुख पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना धर्मावलंबियों का जो प्रमुख पूजा स्थल है ये सरना स्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सरना स्थल में मुख्यतः किस वृक्ष की पूजा की जाती है? सरना स्थल में मुख्यतः जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि कर्मा पर्व जो है कर्म वृक्ष की कौन सी शाखा स्थापित की जाती है? कर्मा पर्व में जो कर्म वृक्ष की जो है करम डाली की शाखा मुख्य तौर पर स्थापित की जाती है, करम डाली की। अगला प्रश्न है कि कर्मा पर्व जो है भाई बहन के किस संबंध का प्रतीक माना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्मा पर्व जो है भाई बहन के किस संबंध का प्रतीक माना जाता है? स्नेह एवं समृद्धि का प्रतीक का एक संबंध माना जाता है कर्मा पर्व भाई बहन के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कर्मा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? कर्मा नृत्य जो है कर्मा पर्व मनाया जाता है, ये कर्मा पर्व के अवसर में कर्म नृत्य को मुख्यतः मनाया जाता है, किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोहराई पर्व मुख्यतः किस समुदाय में अधिक प्रचलित है? सोहराई पर्व जो है मुख्यतः मेनली जो सोहराई पर्व ये संथाल समुदाय में अधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि सोहराई कला का संबंध किससे है? सोहराई कला का जो संबंध है ये भित्ति चित्रकला से, भित्ति चित्रकला से सोहराई कला का संबंध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध सोहराई चित्रकला किस अवसर पर मनाई जाती है? झारखंड का प्रसिद्ध सोहराई चित्रकला जो है सोहराई पर्व के अवसर पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि खोवर चित्रकला मुख्यतः किस अवसर पर बनाई जाती है? खोवर चित्रकला जो है मुख्यतः विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि खोवर कला का प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खोवर कला का प्रमुख विशेषता क्या है? खोवर कला का जो प्रमुख विशेषता है ये दीवारों पर अलंकरण, दीवारों पर अलंकरण जो है ये खोवर कला का एक प्रमुख विशेषता है। और खोवर चित्रकला मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की खोवर कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में किस कलाकार का योगदान माना जाता है? खोवर कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में जो योगदान जो है ये बुलू इमाम एक कलाकार थे, उनका योगदान माना जाता है मुख्य तौर पर बुलू इमाम का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3165 है कि बुलू इमाम का संबंध किस जिले से है? बुलू इमाम का जो संबंध है ये झारखंड के हजारीबाग जिले से है, बुलू इमाम का संबंध। अगला प्रश्न है कि टूसू पर्व मुख्यतः किस वर्ग द्वारा मनाया जाता है? टूसू पर्व जो है ये कृषक समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि टूसू पर्व का समापन किस अवसर पर होता है? टूसू पर्व का जो समापन है मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। अगला प्रश्न है कि टूसू गीत किस पर्व से संबंधित है? टूसू गीत जो है टूसू पर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जानी शिकार परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? जानी शिकार जो परंपरा है, जानी शिकार परंपरा ये उरांव जनजाति से मुख्य तौर पर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जानी शिकार उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है? जानी शिकार उत्सव को 12 वर्षों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फगुआ पर किस ऋतु से संबंधित है? फगुआ पर जो झारखंड में वसंत ऋतु से संबंधित है, फगुआ पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में फगुआ के दौरान कौन सा लोकगीत प्रमुख रूप से गाया जाता है? झारखंड में फगुआ के दौरान जो है लोकगीत प्रमुख रूप से फगुआ गीत को गाया जाता है फगुआ के दौरान। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध छऊ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रसिद्ध छऊ नृत्य जो है झारखंड में सरायकेला क्षेत्र से संबंधित है, छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है कि सरायकेला छऊ की प्रमुख विशेषता क्या है? सरायकेला छऊ की जो प्रमुख विशेषता है मुखौटा प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य में युद्ध कला और नृत्य का
किस प्रकार का समन्वय मिलता है? छऊ नृत्य में युद्ध कला और नृत्य का जो समन्वय है लोक मार्शल शैली के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जो है ये सन 2010 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। 2010 ईस्वी में छऊ नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया था सांस्कृतिक विरासत सूची के तौर पर 2010 में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि पाइका नृत्य किस समुदाय का पारंपरिक नृत्य है? पाइका नृत्य जो है मुंडा, पाइका जो नृत्य है ये मुंडा समुदाय का एक पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न कि डोमकच नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? डोमकच नृत्य जो है मुख्यतः विवाह समारोह के अवसर पर किया जाता है डोमकच नृत्य को। अगला प्रश्न कि जानानी झूमर नृत्य मुख्य भागीदारी किसकी होती है? जानानी झूमर नृत्य में मुख्य रूप से भागीदारी जो है ये महिलाओं का होता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि मर्दानी झूमर नृत्य में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? मर्दानी झूमर नृत्य में मुख्य रूप से भागीदारी जो है पुरुषों की होती है। वहीं अगर जानानी झूमर नृत्य की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी होती है जानानी झूमर नृत्य में, और मर्दानी झूमर नृत्य में मुख्य तौर पर पुरुषों की भागीदारी होती है। तो ये प्रश्न दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि अंगनई नृत्य मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? अंगनई नृत्य जो है मुख्यतः ये उरांव जनजाति से संबंधित है। अंगनई नृत्य जो है उरांव जनजाति से मुख्य तौर पर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भगतिया नृत्य का संबंध किस धार्मिक परंपरा से? भगतिया नृत्य का जो संबंध है ये टाना भगत एक धार्मिक परंपरा से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध लोकवाद मांदर किस श्रेणी का वाद है? मांदर जो है ये तालवाद एक श्रेणी में आता है, तालवाद मांदर। अगला प्रश्न है कि नगाड़ा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? नगाड़ा जो है झारखंड में अवंध वाद्य यंत्र है, एक अवंध वाद्य यंत्र है नगाड़ा। अगला प्रश्न है कि बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांसुरी जो है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांसुरी जो है ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न कि केंद्रा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? केंद्रा जो है ये तंतुवाद यंत्र है, तंतुवाद यंत्र केंद्रा। अगला प्रश्न कि तुइला किस जनजाति वाद्य के रूप में प्रसिद्ध है? तुइला जो है ये तंतुवाद जनजाति वाद्य के रूप में प्रसिद्ध है मुख्य तौर पर तुइला। अगला प्रश्न कि झारखंड के लोकगीतों में कृषि जीवन का चित्रण विशेष रूप से किस गीत शैली में मिलता है? झारखंड के लोकगीतों में कृषि जीवन का जो चित्रण है विशेष रूप से झूमर गीत शैली में मिलता है। अगला प्रश्न है कि संथाली लोक संगीत में प्रयुक्त प्रमुख ढोल कौन सा है? संथाली लोक संगीत में प्रयुक्त प्रमुख जो लोक ढोल जो है ये तमाक है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संथाली संस्कृति में तिरियो क्या है? तिरियो जो है एक वाद्य यंत्र है। संथाली संस्कृति में तिरियो जो है एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? झारखंड का जो प्रसिद्ध पशु मेला है ये बेटेश्वर मेला है। अगला प्रश्न है कि श्रावणी मेला झारखंड के किस तीर्थ से संबंधित है? श्रावणी मेला जो है झारखंड के वैद्यनाथ धाम तीर्थ से संबंधित है मुख्य तौर पर, और श्रावणी मेला में अधिक रूप में जो है लोगों की संख्या जो है देखने को मिलता है श्रावणी मेला में। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ धाम में आयोजित विश्व प्रसिद्ध मेले का नाम क्या है? वैद्यनाथ धाम में आयोजित विश्व प्रसिद्ध मेले का नाम जो है श्रावणी मेला है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भीड़ देखने को मिलता है श्रावणी मेला में। अगला प्रश्न है कि इटखोरी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? इटखोरी महोत्सव जो है झारखंड के चतरा जिले में इटखोरी महोत्सव को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रजरप्पा महोत्सव किस धार्मिक स्थल से संबंधित है? रजरप्पा महोत्सव जो है झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर से संबंधित है रजरप्पा महोत्सव। अगला प्रश्न है कि भागता पर्व मुख्यतः जो है किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? भागता पर्व जो है मुख्यतः आदिवासी समुदाय के द्वारा भागता पर्व को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वंदना पर्व का संबंध किससे है? वंदना पर्व का जो संबंध है ये पशुधन पूजा से है। वंदना पर्व का जो संबंध है ये पशुधन पूजा से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार क्या माना जाता है? झारखंड की जो सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख आधार है जनजातीय संस्कृति का आधार माना जाता है, एक प्रमुख आधार। अगला प्रश्न है कि झारखंड की लोक संस्कृति में प्रकृति का स्थान कैसा है? लोक संस्कृति में प्रकृति का स्थान जो है ये केंद्रीय एवं महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का सबसे प्रमुख तत्व
क्या है? झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख तत्व जो है लोक परंपराएं एवं जनजातीय जीवन है। लोक परंपराएं एवं जनजातीय जीवन है, जो कि झारखंड के सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमुख तत्व है लोक परंपराएं एवं जनजातीय जीवन। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3201 की ओर आगे बढ़ते हैं और उन सभी चैप्टर टॉपिक और सब टॉपिक को देखते हैं जहाँ से जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की 3201 है कि झारखंड में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? झारखंड में जो वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रशासनिक मुख्यालय जो है झारखंड राज्य का रांची शहर में स्थित है, रांची जिले में स्थित है। सॉरी, अगला प्रश्न है कि झारखंड का ग्रीष्मकालीन उप राजधानी क्षेत्र कौन सा माना जाता है? ग्रीष्मकालीन उप राजधानी जो है झारखंड का क्षेत्र जो है दुमका क्षेत्र को माना जाता है, यानी दुमका जिला को माना जाता है उप राजधानी के तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम गठित जिला कौन सा था? झारखंड में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो गठित जिला रांची जिला था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का नवीनतम जिला कौन सा है? नवीनतम जिला जो है झारखंड का खूंटी जिला है, जो कि नवीनतम जिला है झारखंड का और नवीन जिलों में से एक है खूंटी जिला। अगला प्रश्न है कि रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? रांची जिला जो है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है रांची जिला आता है। रांची जिला मुख्य तौर पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में कुल जो है 5 प्रमंडल है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पलामू प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये मेदिनीनगर में है। अगला प्रश्न है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है चाईबासा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय जो है दुमका में है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है हजारीबाग में। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है रांची में है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सर्वाधिक सीमा साझा करता है? झारखंड की कौन सा जिला जो है बिहार की सर्वाधिक सीमा साझा करता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला जो है झारखंड का जो जिला है ये गिरिडीह जिला है, जो कि बिहार की सर्वाधिक सीमा साझा करता है, गिरिडीह जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला जो है झारखंड का साहिबगंज जिला है, जो कि पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, साहिबगंज जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला ओडिशा की सीमा से लगा है? ओडिशा की सीमा से लगा जिला जो है झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिला है, जो कि ओडिशा की सीमा से लगा है। चलिए प्रश्न संख्या 3216 है कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है? झारखंड का कौन सा जिला जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा है? तो गढ़वा जिला जो है मुख्य तौर पर गढ़वा जिला ये झारखंड के छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है? उत्तर प्रदेश की सीमा से जो है झारखंड का गढ़वा जिला है, लगा है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी है? झारखंड में नगर निगमों की संख्या जो है कुल 5 है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम जो है रांची नगर निगम है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम है। अगला प्रश्न है कि धनबाद नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धनबाद नगर निगम की जो स्थापना है ये सन 2006 ईस्वी में धनबाद नगर निगम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम जो झारखंड में सन 2001 में लागू हुआ था, पंचायती राज अधिनियम। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पहली बार पंचायत चुनाव कब संपन्न हुए? पहली बार पंचायत चुनाव जो है झारखंड में 2010 में जो है संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत को जो निर्वाचित प्रमुख जो है मुखिया कहलाता है, जो कि ग्राम पंचायत का निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है और मुखिया कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? पंचायत समिति का जो निर्वाचित प्रमुख जो है ये प्रमुख कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद का निर्वाचित प्रमुख क्या कहलाता है? जिला परिषद का जो निर्वाचित इलेक्टेड
प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष कहलाता है, जिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है ये मुखिया होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? पंचायत राज व्यवस्था जो है झारखंड में 3 स्तरों पर कार्य करती है पंचायत राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का जो सर्वोच्च स्तर है ये जिला परिषद है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सबसे जो सर्वोच्च स्तर है ये जिला परिषद है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष पंचायत कानून कौन सा लागू है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष पंचायत कानून जो है पेशा एक्ट लागू है, पेशा अधिनियम। अगला प्रश्न है कि पेशा का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेशा का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेशा? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। पेशा का फुल फॉर्म जो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के रूप में जो है पेशा का पूर्ण रूप है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को विशेष अधिकार अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा का जो विशेष अधिकार है ये पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट के तहत ही विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3232 है कि झारखंड में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? झारखंड में जो पुलिस प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है ये डीजीपी होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस के महानिदेशक होते हैं और पुलिस प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं पुलिस महानिदेशक। अगला प्रश्न है कि जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ये डीसी होता है, उपायुक्त होता है। जिले का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है डीसी होता है। अगला प्रश्न है कि जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिले में जो कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है ये पुलिस अधीक्षक होता है, एसपी, जो कि जिले की कानून व्यवस्था का एक प्रमुख अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि अनुमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? अनुमंडल का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ये एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। अनुमंडल पदाधिकारी होता है, अनुमंडल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि प्रखंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रखंड का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, बीडीओ, जिसे हम लोग बीडीओ कहते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रखंड का प्रशासनिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्यालय है ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फुल फॉर्म इसका है, और जेएसएससी का जो मुख्यालय है ये रांची जिले में स्थित है। आप सभी को पता है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी जितना भी हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले का जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है ये जेएसएससी है, एक बॉडी है जो कि झारखंड में 10th लेवल और बहुत सारे वैकेंसियों का संपन्न करवाता है, जेएसएससी, जिसका फुल फॉर्म झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और रांची जिले में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय मीन्स हाईकोर्ट जो है झारखंड में, हाईकोर्ट जो है झारखंड में ये रांची जिले में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत में एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय हर जिले में अलग होते हैं, और हर राज्य में जो है हाईकोर्ट अलग अलग होते हैं, और कई राज्यों में 2 राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होता है। तो ये दोनों भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है क्वेश्चन है, और हाईकोर्ट जो है झारखंड में रांची जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3240 है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जो है झारखंड में ये रांची जिले में स्थित है, और हाईकोर्ट की स्थापना जो है झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट की जो स्थापना है, उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है ये स्थानीय निकाय चुनाव कराना, स्थानीय निकाय का चुनाव कराना ये राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सूचना आयोग का संबंध किससे है? झारखंड राज्य का जो सूचना आयोग का संबंध है ये सूचना का अधिकार से है। अगला प्रश्न है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जिला योजना समिति का उद्देश्य क्या है? जिला योजना समिति का उद्देश्य जो है झारखंड में स्थानीय विकास योजना बनाना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में नगरीय स्थानीय निकायों का
प्रमुख कार्य क्या है? नगरीय स्थानीय निकायों का प्रमुख कार्य जो है झारखंड में शहरी प्रशासन है। अगला प्रश्न है कि नगर परिषद का प्रमुख क्या कहलाता है? नगर परिषद का जो प्रमुख है ये अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नगर पंचायत किन क्षेत्रों में गठित की जाती है? नगर पंचायत जो है ये संक्रमणशील शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत को गठित की जाती है और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3248 है कि झारखंड में ई गवर्नेंस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है झारखंड में ये पारदर्शी प्रशासन है। ई गवर्नेंस कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? झारखंड में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार जो है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि झारखंड प्रशासन का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? झारखंड का जो प्रशासन का अंतिम उद्देश्य है ये जन कल्याण का विकास माना जाता है। जन कल्याण का विकास जो है झारखंड प्रशासन का अंतिम उद्देश्य माना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 3251 की ओर आगे बढ़ते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक को देखते हैं जहाँ से जेएसएससी द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए प्रश्न है कि झारखंड की स्थापना के समय प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड की स्थापना के समय प्रथम राज्यपाल जो थे प्रभात कुमार थे और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे विनोद कुमार गुप्ता थे। विनोद कुमार गुप्ता जो है झारखंड के प्रमुख और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है विनोद कुमार गुप्ता थे। विनोद कुमार गुप्ता थे झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति है और राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन है और भारत के जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड से भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन है? झारखंड से भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला जो है ये द्रौपदी मुर्मू है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में किससे जाना जाता है? झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में शिबू सोरेन को जाना जाता है, प्रमुख आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में। अगला प्रश्न है कि दिसोम गुरु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दिसोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन प्रसिद्ध है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की स्थापना किसने की थी? जेएमएम की स्थापना जो है शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में वो नहीं है, लेकिन जेएमएम की स्थापना जो है शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा के संस्थापक कौन थे? आदिवासी महासभा के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा थे और जयपाल सिंह मुंडा के गोमकी की उपाधि भी दी गई थी। जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के किस उपलब्धि से जुड़े थे? जयपाल सिंह मुंडा जो थे भारतीय हॉकी टीम के 1928 के ओलंपिक स्वर्ण पदक से 1928 के ओलंपिक के स्वर्ण पदक से भारतीय हॉकी टीम की उपलब्धि से जुड़े हुए थे मुख्य रूप से जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? संविधान सभा में आदिवासियों की आवाज़ के रूप में जयपाल सिंह मुंडा जो है प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस व्यक्तित्व को मरांग गोमके की उपाधि से दिया गया था यानी कहा जाता है? झारखंड के मरांग गोमके जो है जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। यह मरांग गोमके की उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में ये ब्राम्बे रांची में स्थित है, जो कि झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है ब्राम्बे रांची में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना झारखंड की 2009 में हुई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय की झारखंड की स्थापना जो है 2009 में स्थापना हुई थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है 3266 है कि झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। झारखंड की जो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, ये रांची यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सन 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कोल्हान विश्वविद्यालय जो है झारखंड के चाईबासा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है झारखंड के पलामू जिले में मेदिनीनगर में स्थित है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितना इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सभी को कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बाकी झारखंड के जितने जी के बन सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट आप देखिएगा, 10 पार्ट में से कवर किया गया है कुल 5000 प्रश्नों का। और 5000 प्रश्न अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं, सीरीज़ को कंप्लीट करके जाते हैं अवश्य रूप से, तो आपको मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3273 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सन 1981 ईस्वी में हुई थी। और बिरसा जो कृषि विश्वविद्यालय है ये कांके रांची में स्थित है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कांके रांची में स्थित है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1981 ईस्वी में की गई थी। 1981 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कौन सा है। झारखंड का जो प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM झारखंड में कहाँ स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है झारखंड में रांची जिले में स्थित है, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT झारखंड में कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये NIT ये जमशेदपुर में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर में स्थित है। वहीं IIM जो है झारखंड में रांची जिले में, रांची में स्थित है IIM। अगला प्रश्न है कि XLRI किस शहर में स्थित है। XLRI जो है झारखंड में जमशेदपुर में शहर में स्थित है XLRI। और XLRI की स्थापना जो है सन 1949 ईस्वी में हुई थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख विधि विश्वविद्यालय कौन सा है। प्रमुख विधि विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च इन लॉ जो ये जो है NUSRL यूनिवर्सिटी ये झारखंड के प्रमुख विधि विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है कि NUSRL कहाँ स्थित है। NUSRL जो विश्वविद्यालय है ये रांची में स्थित है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कौन मानी जाती है। झारखंड की जो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी जो है ये दीपिका कुमारी मानी जाती है। दीपिका कुमारी जो कि झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3282 है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस जिले से है। दीपिका कुमारी का संबंध जो है झारखंड के रांची जिले से दीपिका कुमारी का संबंध है, रांची जिले से। और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी पहली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी मानी जाती है दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है कि दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी खेल से मुख्य तौर पर संबंधित है, तीरंदाजी से। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है। प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी जो है निक्की प्रधान है, जो कि प्रसिद्ध जो है महिला हॉकी खिलाड़ी है निक्की प्रधान। अगला प्रश्न है कि निक्की प्रधान किस जिले से संबंधित है। निक्की प्रधान जो है झारखंड के खूंटी जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जो जन्म हुआ था झारखंड के रांची जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के किस पद पर रहे। महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि धोनी के नेतृत्व में भारत ने सन 2011 में कौन सा विश्व कप जीता। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जो है भारत ने सन 2011 ईस्वी में क्रिकेट विश्व कप जीता था, वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड में कहा जाता है। और झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भारत ही नहीं पूरे विश्व उनको जानता है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक प्रसिद्ध तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है।
सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रसिद्ध तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र जो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? झारखंड सरकार का जो सर्वोच्च खेल सम्मान जो है ये बिरसा मुंडा खेल सम्मान है। बिरसा मुंडा खेल सम्मान झारखंड सरकार का सर्वोच्च खेल सम्मान। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान किस नाम से जाना जाता है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है झारखंड का राज साहित्य सम्मान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातीय शोध का प्रमुख संस्थान कौन सा है? जनजातीय शोध का प्रमुख संस्थान जो है जनजातीय अनुसंधान संस्थान रांची है। अगला प्रश्न है कि झारखंड संग्रहालय कहाँ स्थित है? झारखंड संग्रहालय जो है रांची में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य अभिलेखार लेखागार जो है स्टेट आर्चीवर्स कहाँ स्थित है? राज्य अभिलेखागार जो है झारखंड के रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड अकादमिक परिषद जैक का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि झारखंड अकादमिक परिषद झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मुख्यालय है ये झारखंड के रांची में स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3298 है। ये जैक का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी को पता है कि जैक का जो पूर्ण रूप है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल है और जैक जो है विभिन्न परीक्षाएं लेता है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्कूली शिक्षा का प्रमुख नियामक निकाय कौन सा है? झारखंड में स्कूली शिक्षा का जो प्रमुख नियामक निकाय जो है ये झारखंड अकादमिक परिषद है। झारखंड अकादमिक परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में झारखंड की पहचान का प्रमुख कारण क्या है? आधार क्या है? शिक्षा और खेल के क्षेत्रों में झारखंड की जो पहचान है ये प्रमुख आधार पर युवा प्रतिभा एवं जनजातीय जो है योगदान रहा है, जो कि शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में झारखंड की प्रमुख पहचान का आधार है। तो ये दोनों प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3301 है कि प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है जंगलों का प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र को किस अन्य नाम से उल्लेखित किया गया है? प्राचीन ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड के नाम से उल्लेखित किया गया है। मुख्य तौर पर कुक्कुट लाड के नाम से झारखंड क्षेत्र को जो है प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र का उल्लेख एतरई ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? एतरई ब्राह्मण में पुंड्र के नाम से एतरई ब्राह्मण में मिलता है। मुख्य तौर पर उल्लेख जो है पुंड्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि उल्लेख जो है पुंड्र के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था? मौर्य काल में जो झारखंड क्षेत्र है ये मौर्य साम्राज्य के अधीन था। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन था मुख्य तौर पर। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के समय झारखंड का अधिकांश भाग किस प्रशासनिक क्षेत्र में आता था? सम्राट अशोक के समय जो झारखंड का अधिकांश भाग जो था ये अटवी प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में आता था। अगला प्रश्न है कि अटवी शब्द का अर्थ क्या है? अटवी शब्द का जो अर्थ है वन क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र किस साम्राज्य का भाग था? गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र जो है गुप्त साम्राज्य का भाग था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड के वन राज्यों का उल्लेख किस नाम से जुड़ा हुआ है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड का वन राज्यों का जो उल्लेख है ये आठवीं राज्य नाम से हुआ है, उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासक की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? नागवंशी शासन की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये सुतियाम्बे थी। नागवंशी शासन की जो प्रारंभिक राजधानी सुतियाम्बे थी। अगला प्रश्न है कि नागवंश की स्थापना किसने की थी? नागवंश की स्थापना जो है फनी मुकुट राय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि फनी मुकुट राय को नागवंश का कौन सा शासक माना जाता है? फनी मुकुट राय को नागवंश का प्रथम शासक माना जाता है, फनी मुकुट राय को। अगला प्रश्न है कि नागवंशी राजाओं की बाद की राजधानी कहाँ स्थापित की गई? नागवंशी राजाओं के बाद की राजधानी जो है चुटिया में स्थापित की गई थी और आप सभी को पता है कि चुटिया जो है रांची के जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चुटिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड में चुटिया जो है वर्तमान में रांची जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासकों ने चूटिया के बाद की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। नागवंशी शासकों ने चूटिया के बाद की राजधानी जो है खुखरा में स्थापित की थी, खुखरा में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि खुखरा किस वंश से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। क्वेश्चन है कि खुखरा किस वंश से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है। तो ये नागवंश से संबंधित जो है खुखरा एक संबंधित ऐतिहासिक स्थल है खुखरा। चलिए प्रश्न संख्या 3317 है कि नागवंश शासकों की अंतिम प्रमुख राजधानी कौन सी थी। नागवंशी शासकों की जो अंतिम प्रमुख राजधानी जो थी ये रातू थी। अगला प्रश्न है कि रातू किस जिले में स्थित है। रातू जो है रांची जिले में स्थित है रातू। अगला प्रश्न है कि चेरो वंश का प्रमुख प्रभाव झारखंड के किस क्षेत्र में था। चेरो वंश का जो प्रमुख प्रभाव था झारखंड के पलामू क्षेत्र में था चेरो वंश का प्रमुख प्रभाव। अगला प्रश्न कि पलामू किले का निर्माण किस चेरो शासक ने कराया था। पलामू किले का निर्माण जो है मेदिनी राय ने कराया था मुख्य तौर पर पलामू किले का निर्माण। अगला प्रश्न है कि मेदिनी राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे। मेदिनी राय जो थे ये चेरो वंश के प्रसिद्ध शासक थे, चेरो वंश के मेदिनी राय। चलिए अगला प्रश्न है कि पलामू का पुराना किला किस काल से संबंधित है। पलामू का जो पुराना किला है ये चेरो काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मुगल सेना ने पलामू पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था। मुगल सेना ने पलामू पर जो आक्रमण किया था ये दाऊद खान शासक के काल में किया था। दाऊद खान शासक के काल में मुगल सेना ने पलामू पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है। मुगलों के विरुद्ध जो संघर्ष के लिए पलामू किला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संथालों का प्रमुख निवास क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। संथालों के लिए जो प्रमुख निवास क्षेत्र है ऐतिहासिक के रूप में दामिन एक कोह के रूप में ऐतिहासिक के रूप में जाना जाता है, दामिन एक कोह के रूप में। अगला प्रश्न है कि दामिन एक कोह की स्थापना अंग्रेजों ने कब की थी। दामिन एक कोह की स्थापना जो है सन 1832 में अंग्रेजों ने की थी। 1832 में दामिन एक कोह की स्थापना की थी अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दामिने कोह की अर्थ क्या है। दामिनो कोह का जो अर्थ है ये पहाड़ियों की तराई होता है, पहाड़ियों की तराई। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था ये जबरा पहाड़िया था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब प्रारंभ किया था। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह सन 1770 के दशक में शुरू किया था। 1770 के दशक में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह शुरू किया था, प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का प्रथम संगठित जनजातीय प्रतिरोध किसे माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झारखंड क्षेत्र का प्रथम संगठित जनजातीय प्रतिरोध जो है तिलका मांझी को माना जाता है, तिलका मांझी आंदोलन को माना जाता है। अगला प्रश्न कि कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह जो है ये 1831 से 1832 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3332 है। कोल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। कोल विद्रोह जो है सन 1831 से 1832 के बीच में हुआ था और कोल विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र जो है ये छोटा नागपुर क्षेत्र था। अगला प्रश्न कि कोल विद्रोह किस जनजाति की प्रमुख भूमिका थी। कोल विद्रोह जो है ये मुंडा और हो जनजाति एवं उरांव जनजाति का जो है प्रमुख भूमिका थी कोल विद्रोह में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू के साथ संथाल विद्रोह में किन दो भाइयों का नाम जुड़ा है। सिद्धू और कान्हू के साथ संथाल विद्रोह में दो भाइयों का नाम जो है ये चांद और भैरव का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ है। संथाल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र कहाँ था, भोगनाडीह में था और संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र था भोगनाडीह। भोगनाडीह जो है वर्तमान में साहिबगंज जिले में स्थित है। भोगनाडीह वर्तमान में जो है साहिबगंज जिले में भोगनाडीह क्षेत्र जो है स्थित है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झारखंड के किस सेनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के विद्रोह में झारखंड के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने झारखंड के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह में झारखंड के
सेनानी के रूप में। अगला प्रश्न कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का संबंध किस क्षेत्र से था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जो संबंध जो था रांची क्षेत्र से था। अगला प्रश्न कि पांडे गणपत राय किस आंदोलन से जुड़े थे? पांडे गणपत राय जो थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पांडे गणपत राय जो है जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न कि नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से संबंधित थे? नीलांबर पीताम्बर जो थे ये खरवार जनजाति से संबंधित थे। नीलांबर पीताम्बर संबंधित है खरवार जनजाति से। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था? नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है पलामू क्षेत्र में, झारखंड के पलामू क्षेत्र में संघर्ष किया था नीलांबर पीताम्बर। अगला प्रश्न कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलिहातू गांव में। झारखंड में एक उलिहातू गांव है जो झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है, उलिहातू गांव वर्तमान में। और उलिहातू गांव में जो है 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है ये उलिहातू है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलगुलान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और उलगुलान आंदोलन के जो प्रमुख नेता जो थे ये बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न है कि उलगुलान का क्या अर्थ है? उलगुलान का अर्थ जो है महान आंदोलन या फिर महान कोलाहल, महान आंदोलन के रूप में उलगुलान का अर्थ है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 3348 है कि बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को हुआ था। और बिरसा मुंडा का जो निधन हुआ था, मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में, झारखंड के रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का निधन हुआ था, 9 जून 1900 ईस्वी को। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी रांची जेल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य स्थापना दिवस किस महानायक की जयंती पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य की जो स्थापना दिवस है ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष जो है ये 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के आधार पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस जनजाति की महानायक माना जाता है? तिलका मांझी को पहाड़िया जनजाति की महानायक माना जाता है, तिलका मांझी को। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का जन्म वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है? तिलका मांझी का जन्म जो है वर्तमान झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज अधिकारी ऑक्सटन क्विलाइड पर तीर चलाने वाले कौन प्रसिद्ध है? तीर चलाने के लिए जो प्रसिद्ध है अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जो थे ऑक्सटस क्लीवेड पर जो तीर चलाए थे ये तिलका मांझी थे। ऑक्सटस क्लीवेड पर जो अधिकारी थे, जो अंग्रेज के एक अधिकारी थे, और उन पर जो है तीर तिलका मांझी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों ने कहाँ फांसी दी थी? तिलका मांझी को अंग्रेजों ने भागलपुर में फांसी दी थी तिलका मांझी को। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का एक प्रमुख नेता कौन सा था? कोल विद्रोह का जो एक प्रमुख नेता जो था ये बुधु भगत था। अगला प्रश्न है कि बुधु भगत का संबंध किस जनजाति से था? बुधु भगत का जो संबंध है उरांव जनजाति से था। अगला प्रश्न है कि बुधु भगत का विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में फैला था? बुधु भगत का जो विद्रोह है मुख्यतः रांची और लोहरदगा क्षेत्र में फैला हुआ था। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण था जमींदारी एवं शोषणकारी व्यवस्था को सुधारना कोल विद्रोह का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में हुल शब्द का अर्थ क्या है? संथाल विद्रोह में हुल शब्द का अर्थ जो है क्रांति है। हुल शब्द का अर्थ क्रांति है। अगला प्रश्न है कि संथाल हुल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संथाल हुल दिवस जो है प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का उद्घोष कहाँ से किया था? सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का उद्घोष जो है भागनाडीह से किया था। भागनाडीह से, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, कि भोगनाडीह से सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का उद्घोष किया था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख लक्ष्य क्या था? संथाल विद्रोह का जो प्रमुख लक्ष्य जो था अंग्रेजी शासन का अंत करना संथाल विद्रोह का एक प्रमुख लक्ष्य था।
अगला प्रश्न है कि चांद और भैरव किस आंदोलन से जुड़े थे। चांद और भैरव जो थे ये संथाल हुल से जुड़े हुए थे। दोनों भाई थे चांद और भैरव, संथाल हुल से आंदोलन से जुड़े हुए थे, संथाल हुल आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि फूलो और झानो किस विद्रोह की वीरंगाई थी। फूलो और झानो जो थे ये संथाल विद्रोह की वीरंगनाई थी, फूलो और झानो। और ये दोनों जो है फूलो और झानो संथाल विद्रोह की एक विद्रोह की वीरंगनाई थी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलो झानो के सम्मान में झारखंड सरकार ने कौन से अभियान चलाया। फूलो और झानो के सम्मान में झारखंड सरकार ने फूलो झानो आशीर्वाद अभियान चलाया है, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने बिरसाइट आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसाइट आंदोलन का धर्म सुधार एक आंदोलन था, बिरसाइट आंदोलन, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा उनके अनुयायी किस नाम से पुकारते थे। बिरसा मुंडा को जो उसके अनुयायी थे जो बिरसा मुंडा के, उन्हें धरती आबा के नाम से पुकारते थे मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था जल जंगल और जमीन की रक्षा करना, जल जंगल और जमीन की रक्षा करना बिरसा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस स्थान से उलगुलान की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा ने चाईबासा क्षेत्र से प्रेरित आंदोलन, बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन की शुरुआत जो है उलगुलान की शुरुआत की थी, चाईबासा क्षेत्र से प्रेरित होकर आंदोलन की उलगुलान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि उलगुलान का चरम काल कौन सा माना जाता है। उलगुलान का जो चरम काल है 1899 से 1900 ईस्वी, उलगुलान का चरम काल माना जाता है 1899 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन के परिणामस्वरूप कौन सा महत्वपूर्ण कानून बना। बिरसा आंदोलन के परिणामस्वरूप जो है ये CNT एक्ट बना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट, यानी कि CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और ये जो है अधिनियम 1908 में, सन 1908 में बना हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सन 1908 में CNT एक्ट बना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। ये सन 1908 ईस्वी में लागू हो गया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्ट को बनाया गया और लागू कर दिए गए। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। CNT एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था ये आदिवासी भूमि की सुरक्षा करना, CNT एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। SPT एक्ट जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि SPT एक्ट का उद्देश्य क्या था। SPT एक्ट जो आया था, SPT एक्ट का उद्देश्य भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण करना SPT एक्ट का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये जतरा उरांव ने किया था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था। टाना भगत आंदोलन जो है सन 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन का केंद्र कौन सा क्षेत्र था। टाना भगत आंदोलन का जो केंद्र था ये गुमला क्षेत्र था, टाना भगत आंदोलन का केंद्र था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन का मुख्य स्वरूप क्या था। टाना भगत आंदोलन का मुख्य स्वरूप जो था ये अहिंसक, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन टाना भगत आंदोलन का मुख्य स्वरूप था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित जनजातीय आंदोलन कौन सा था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित जो है टाना भगत आंदोलन था, मुख्य तौर पर जनजातीय आंदोलन टाना भगत आंदोलन था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रभाव मुख्यतः किनके माध्यम से फैला। झारखंड के क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है ये टाना भगतों के माध्यम से फैला हुआ था और झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3382 है कि झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रमुख गतिविधि क्या थी। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है प्रमुख गतिविधि विशेष वस्तुओं को बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रमुख गतिविधि थी झारखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय झारखंड किस प्रांत का भाग था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है झारखंड
बिहार प्रांत का एक भाग था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप सभी को पता है कि सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राम नारायण सिंह को किस नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह का संबंध किस जिले से था। राम नारायण सिंह का जो संबंध था ये झारखंड के हजारीबाग जिले से था। अगला प्रश्न है कि कृष्ण वल्लभ सहाय किस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख नेता थे, कृष्ण वल्लभ सहाय। अगला प्रश्न है कि कृष्ण वल्लभ सहाय बाद में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, कृष्ण वल्लभ सहाय। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। झारखंड पार्टी की जो स्थापना है जयपाल सिंह मुंडा ने की थी, झारखंड पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी। झारखंड पार्टी की जो स्थापना है सन 1949 ईस्वी में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई थी और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की मांग को राजनीतिक स्वरूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। झारखंड राज्य की मांग को राजनीतिक स्वरूप देने का जो श्रेय है जयपाल सिंह मुंडा को दिया जाता है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी ने पहली बार किस चुनाव में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। झारखंड पार्टी ने पहली बार 1952 के विधानसभा चुनाव में जो है ये उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। 1952 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने पहली बार उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन को पुनर्जीवित करने में किस संगठन की प्रमुख भूमिका रही। झारखंड आंदोलन को पुनर्जीवित जो है करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम संगठन की प्रमुख भूमिका रही थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की जो गठन है सन 1972 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शिबू सोरेन के साथ किसका नाम लिया जाता है। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शिबू सोरेन के साथ जो है ये विनोद बिहारी का नाम लिया जाता है। शिबू सोरेन के साथ विनोद बिहारी महतो का नाम लिया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि AJSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन है सन 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जो गठन है सन 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3397 की पृथक झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि पृथक झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। झारखंड जो भारत का 28वां राज्य बना था और बिहार पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है सन 2000 में पारित हुआ था और उसके बाद जो है झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग कर झारखंड राज्य की स्थापना या गठन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का अंतिम लक्ष्य क्या था। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो अंतिम लक्ष्य था ये अलग राज्य की स्थापना करना, ये झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का अंतिम लक्ष्य था, अलग राज्य की स्थापना कर देना। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3401 है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति मुख्यतः झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करती है। मुंडा जनजाति जो झारखंड के रांची पठार क्षेत्र में मुख्यतः जो है निवास करती है मुंडा जनजाति। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है। हो जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति किस श्रेणी में रखी जाती है। बिरहोर जनजाति जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में यानी कि PVTG में रखी जाती है, आदिम जनजातियों में रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। असुर जनजाति जो है लोह गलाने की कला के लिए पारंपरिक रूप से
प्रसिद्ध है झारखंड में। अगला प्रश्न कि पहाड़िया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? पहाड़िया जनजाति जो है राजमहल पहाड़िया में निवास करती है। अगला प्रश्न कि सौरिया पहाड़िया जनजाति किस जनजाति समूह का भाग है? सौरिया पहाड़िया जो है ये पहाड़िया समूह जनजाति का एक समूह का एक भाग है। अगला प्रश्न कि माल पहाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? माल पहाड़िया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र जो है ये संथाल परगना क्षेत्र है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न कि कोरवा जनजाति झारखंड के किस भाग में पाई जाती है? कोरवा जनजाति जो झारखंड के पलामू प्रमंडल भाग में पाई जाती है कोरवा जनजाति। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति जो है झारखंड के पलामू प्रमंडल भाग में पाई जाती है मुख्य तौर पर कोरवा जनजाति। अगला प्रश्न है, बिरजिया जनजाति जो है किस श्रेणी में शामिल है? बिरजिया जनजाति जो है पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजातियों में श्रेणी में शामिल है बिरजिया जनजाति। अगला प्रश्न कि परहिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? परहिया जनजाति जो है झारखंड के लातेहार जिले में मुख्यतः पाई जाती है परहिया जनजाति। अगला प्रश्न कि खड़िया जनजाति की प्रमुख उपजाति कौन सी है? खड़िया जनजाति की प्रमुख उपजाति जो है ये दूध खड़िया है जो कि प्रमुख उपजाति है। अगला प्रश्न कि उरांव जनजाति की पारंपरिक ग्राम परिषद को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के पारंपरिक ग्राम परिषद को परहा पंचायत के कहा जाता है, परहा पंचायत के रूप में कहा जाता है। अगला प्रश्न कि मुंडा जनजाति की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख क्या कहलाता है? मुंडा जनजाति के जो पारंपरिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे मुंडा कहा जाता है, प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न 3416 है कि संथाल ग्राम प्रशासन का प्रमुख क्या कहलाता है? संथाल ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख है ये मांझी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल ग्राम सभा के धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? संथाल ग्राम सभा के प्रमुख धार्मिक को नायके कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुंडाओं के धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के धार्मिक प्रमुख को पाहन कहा जाता है। अगला प्रश्न कि पाहन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाहन का जो मुख्य कार्य होता है धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराना, पाहन का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति धरती आबा बिरसा मुंडा को अपना नायक मानती है? धरती आबा बिरसा मुंडा को अपना नायक मुंडा जनजाति मानती है मुख्य तौर पर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा परिवार जो है संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हो भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? हो भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ये तीनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कुडुख भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? कुडुख भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है कुडुख। अगला प्रश्न है कि खड़िया भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? खड़िया भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है खड़िया भाषा। अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा मुख्यतः जो है झारखंड के किस श्रेणी में किस क्षेत्र में बोली जाती है? नागपुरी भाषा जो है मुख्यतः झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बोली जाती है नागपुरी भाषा। अगला प्रश्न है कि खोरठा भाषा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? खोरठा भाषा का जो प्रमुख क्षेत्र है ये उत्तरी छोटा नागपुर है। खोरठा भाषा का प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है कि पंचपरगनिया भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पंचपरगनिया भाषा जो है झारखंड के रांची के पूर्वी क्षेत्र में पंचपरगनिया भाषा को बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि कुरमाली भाषा मुख्यतः किस समुदाय द्वारा बोली जाती है? कुरमाली भाषा जो है ये कुर्मी समुदाय के द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा की अपनी लिपि कौन सी थी? संथाली भाषा की जो अपनी लिपि है ये ऑल चिकी है। अगला प्रश्न है कि ऑल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ऑल चिकी लिपि का जो आविष्कार है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ऑल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था, जो कि संथाली भाषा की अपनी लिपि जो है ये ओल चिकी है। और ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा संथाली भाषा का आविष्कार किया गया था, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रघुनाथ मुर्मू
को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके उपाधि से सम्मानित किया जाता है। रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके के नाम से। अगले प्रश्न की झारखंड की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? झारखंड की संथाली भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। और संथाली भाषा जो है सन 2000 कितना में शामिल किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है और आपको इस सवाल का जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला प्रश्न है कि सरना धर्म मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? सरना धर्म जो है ये आदिवासी समुदाय से संबंधित है सरना धर्म। अगला प्रश्न है कि सरना धर्म में प्रकृति के किस तत्व को विशेष महत्व दिया जाता है? सरना धर्म में वृक्ष एवं प्रकृति को जो है विशेष महत्व दिया जाता है सरना धर्म में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सरहुल पर्व किस धार्मिक परंपरा से जुड़ा है? सरहुल पर्व जो है ये सरना परंपरा से मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि करम पूजा जो है किस वृक्ष की शाखा स्थापित की जाती है? करम पूजा में करम वृक्ष की जो शाखा है स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जनजातीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? झारखंड का जनजातीय संस्कृति का जो मूल आधार है ये प्राकृतिक पूजा है। प्राकृतिक पूजा जो है जनजातीय संस्कृति का मूल आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समाज में सामुदायिक श्रम की परंपरा को क्या कहा जाता है? आदिवासी समाज में सामुदायिक श्रम की परंपरा को मैदत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मैदत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैदत का जो मुख्य उद्देश्य है ये पारस्परिक सहयोग है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जनजातीय समाज में युवाओं के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? जनजातीय समाज में युवाओं के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र को धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया जो है जनजातीय समाज में युवाओं के सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र को जो है धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया। अगला प्रश्न है कि धूमकुड़िया मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? धूमकुड़िया जो है ये उरांव जनजाति से मुख्य तौर पर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संथाल युवाओं के पारंपरिक प्रशिक्षण स्थल को क्या कहा जाता है? संथाल युवाओं के पारंपरिक प्रशिक्षण स्थल को आखड़ा कहा जाता है। आखड़ा। अगला प्रश्न है कि आखड़ा के उपयोग मुख्यतः जो है किस लिए किया जाता है? आखड़ा का उपयोग जो है मुख्यतः नृत्य एवं सामुदायिक गतिविधियां के लिए आखड़ा का उपयोग किया जाता है। और आखड़ा जो है संथाल युवाओं के पारंपरिक प्रशिक्षण स्थल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के अधिकांश जनजातीय समाज का पारंपरिक व्यवसाय क्या रहा? झारखंड के अधिकांश यानी कि अधिक जनजातीय समाज का जो पारंपरिक व्यवसाय है ये कृषि रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जनजातीय समाज के सामाजिक इकाई का आधार क्या है? जनजातीय समाज की सामाजिक इकाई का जो आधार है ये कुल है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोत्र व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है ये वैवाहिक नियमों का पालन करना गोत्र व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों में बरही विवाह का आधार क्या है? बरही विवाह का जो आधार है झारखंड में जनजातियों में गोत्र है, जो कि झारखंड की जनजातियों में बरही विवाह का आधार है गोत्र। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख कारण जनजातीय एवं भाषाई विविधता है। जनजातीय एवं भाषाई विविधता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि झारखंड की जनजातीय पहचान का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या माना जाता है? जनजातीय पहचान के जो सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है भाषा, संस्कृति एवं परंपरा को माना जाता है। भाषा, संस्कृति और परंपरा को झारखंड की जनजातीय पहचान का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3451 है। ये झारखंड को भारत का कौन सा रूर कहा जाता है? झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के तौर पर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? अर्थव्यवस्था यानी कि झारखंड की आधार है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का जो आधार है ये खनिज संसाधन है, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न कि झारखंड भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान किस कारण है? भारत के कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान जो है ये खनिज संपदा की प्रचुरता की मात्रा के आधार पर जो है
भारत में कुल खनिज उत्पादन में झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक कोयले किस क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला जो है ये झरिया कोलफील्ड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झरिया कोलफील्ड किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झरिया कोलफील्ड जो है किस जिले में स्थित है। झरिया कोलफील्ड जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो कोलफील्ड किस जिले में स्थित है। बोकारो कोलफील्ड जो है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर करणपुरा कोलफील्ड मुख्यतः जो है किस जिले में फैला है। उत्तर करणपुरा कोलफील्ड जो है मुख्यतः चतरा एवं हजारीबाग जिले में जो है उत्तर करणपुरा कोलफील्ड मुख्यतः फैला हुआ है चतरा और हजारीबाग जिले में। अगला प्रश्न है कि दक्षिण करणपुरा कोलफील्ड किस जिले में स्थित है। दक्षिण करणपुरा कोलफील्ड जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झरिया है और झरिया जो है ये झारखंड के धनबाद जिले में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। झारखंड जो भारत में पूरे भारत में कोयला उत्पादन में प्रमुख राज्यों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क के लिए झारखंड का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। लौह अयस्क के लिए झारखंड का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है ये नोवा मुंडी है, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नोवा मुंडी किस जिले में स्थित है। नोवा मुंडी जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नोवा मुंडी क्षेत्र स्थित है। नोवा मुंडी जो है ये जिले पश्चिमी सिंहभूम के जिले में स्थित है नोवा मुंडी। अगला प्रश्न है कि गुआ लौह अयस्क खदान किस जिले में स्थित है। गुआ लौह अयस्क खदान जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किरुबुरु खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किरुबुरु खदान जो है झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मुख्य तौर पर। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मेघातुबुरु किस खनिज से संबंधित है। मेघातुबुरु जो है ये लौह अयस्क से मुख्य तौर पर संबंधित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है झारखंड में घाटशिला है। अगला प्रश्न क्या है, घाटशिला जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। घाटशिला जो है किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि घाटशिला किस जिले में स्थित है। घाटशिला जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि मुसाबनी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मुसाबनी क्षेत्र जो है झारखंड में तांबा खनिज के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है झारखंड में यूरेनियम खनिज के मुख्य तौर पर जादूगोड़ा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा खदान किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि जादूगोड़ा खदान किस जिले में स्थित है। जादूगोड़ा खदान जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान कहाँ स्थापित की गई। भारत की पहली यूरेनियम खदान जो है जादूगोड़ा में स्थापित की गई थी, जो कि भारत की पहली यूरेनियम खदान स्थापित की गई थी जादूगोड़ा में, जो कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध रहा है। कोडरमा क्षेत्र जो है अभ्रक यानी कि माइका उत्पादक के लिए प्रसिद्ध रहा है कोडरमा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि अभ्रक उत्पादन के कारण कोडरमा को किस नाम से जाना जाता है। अभ्रक उत्पादन के कारण जो है कोडरमा क्षेत्र को माइका नगरी या फिर अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। बॉक्साइट का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में, ये बॉक्साइट झारखंड में बॉक्साइट का जो प्रमुख क्षेत्र है ये लोहरदगा क्षेत्र है, जो कि सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोहरदगा जो है किस खनिज के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये बॉक्साइट के कारण विशेष रूप से लोहरदगा क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। चूना पत्थर का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ये पलामू क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि चीनी मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है। चीनी मिट्टी जो है झारखंड के राजमहल क्षेत्र में चीनी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। डोलोमाइट का जो प्रमुख उत्पादन है झारखंड के पलामू जिले में क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। झारखंड का जो सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है ये बोकारो में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना है ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से सहायता से रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी मुख्य तौर पर।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3481 है कि बोकारो स्टील प्लांट की संचालन कौन करता है। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट के संचालन कौन करता है, तो सेल करता है। सेल जो है, सेल एक कंपनी है जो कि बोकारो स्टील प्लांट की संचालन करता है। अगला प्रश्न कि टाटा स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है। टाटा स्टील संयंत्र जो है जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न कि भारत का पहला निजी इस्पात संयंत्र कौन सा था। भारत का पहला निजी इस्पात संयंत्र जो है टाटा स्टील जमशेदपुर है। टाटा स्टील जमशेदपुर है जो कि भारत का पहला प्राइवेट इस्पात संयंत्र है। अगला प्रश्न कि टाटा स्टील की स्थापना किसने की थी। टाटा स्टील की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा सन 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा स्टील की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कि जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है कि जमशेदपुर को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर में मिसमैच हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC कहाँ स्थित है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये रांची में स्थित है मुख्य तौर पर, जो कि महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जो स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी, जिसकी जो रांची जिले में जो है रांची में स्थित है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को किस नाम से भी जाना जाता है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को भारत का कारखानों के कारखाना के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कारखानों का कारखाना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कि मेकोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मेकोन का जो मुख्यालय है ये रांची में स्थित है। अगला प्रश्न कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय जो है रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दामोदर घाटी निगम DVC का मुख्य उद्देश्य क्या है। दामोदर घाटी निगम का जो मुख्य उद्देश्य है बहुउद्देशीय नदी घाटी विकास करना, नदी घाटी का विकास करना। अगला प्रश्न कि मैथन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मैथन परियोजना जो है झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। पंचेत बांध भी झारखंड के दामोदर नदी पर स्थित है। पंचेत बांध जो है झारखंड के दामोदर नदी पर स्थित है। और तेनूघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तेनूघाट बांध जो है झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है तेनूघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तेनूघाट बांध जो है झारखंड में दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर तेनूघाट बांध स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलैया बांध जो है झारखंड में बराकर नदी पर स्थित है। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। झारखंड का जो सबसे बड़ा बांध है तेनूघाट बांध। सबसे बड़ा बांध जो है झारखंड का तेनूघाट बांध है। अगला प्रश्न कि पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है। पतरातू ताप विद्युत स्टेशन जो है झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3497 है कि सिकिंदरी जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है। सिकिंदरी जल विद्युत परियोजना जो है स्वर्णरेखा नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है और जमशेदपुर शहर को जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, बसाया गया था। अगला प्रश्न कि झारखंड में औद्योगिकरण का प्रमुख आधार क्या है। झारखंड में औद्योगिकरण का प्रमुख आधार जो है खनिज संसाधन है, जो कि प्रमुख औद्योगिकरण है झारखंड में। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है कौन सा माना जाता है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है खनन एवं उद्योग का माना जाता है, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है खनन एवं उद्योग का। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में हम कंप्लीट 500 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किए हैं और जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ के माध्यम से अवश्य देखने को मिलेंगे। आप 10 पार्ट में कवर किया गया ये झारखंड जीके का कंप्लीट रिवीजन के तौर पर अवश्य देख के जाइएगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस और रिवीजन और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जा सकता है इस सीरीज़ के माध्यम से। तो इस सीरीज़ को आप कंप्लीट रूप से अवश्य देखिएगा। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।